चलिए लेसन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, चैप्टर 8 है आपका अध्याय गांव, शहर और व्यापार। तो इसमें क्या गांव और शहर व्यापार के बारे में देखना है। क्या है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, है ना। एक अब तो कहीं ना कहीं यहाँ लोहे के बारे में बात की जाएगी। तो एक लड़का है प्रभाकर जो लोहे की दुकान पे, मतलब लोहार की दुकान पे जाता है। तो ये कहानी एनसीईआरटी देखो कहानी से स्टार्ट करता है और उसी का पूरा बेस बनाता है, तो क्वेश्चन भी उस पर पुटअप होते हैं। तो ऐसी चीज़ें सही क्लियर भी होती हैं। प्रभाकर लोहारों को काम करते देखो हम एनसीईआरटी ना क्लास 6 के हिसाब से बना रहा है। अब यूपीएससी वाले भी इसी से पूछ देते हैं, सोचते हैं सोच तुम्हारी कैसे, नीचे स्तर से चीज़ों को आना चाहिए। तो प्रभाकर क्या लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। ठीक है। तो दूसरी ओर भट्टी जल रही थी, तो औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे और प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। भाई बच्चा है, अच्छा ही लगेगा, देख रहा है कि क्या हो रहा है ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो लोहे के औजार और खेती के बारे में हम देखते हैं। ये औजार कहाँ यूज होते हैं, खेती कैसे इसके होती है। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। निर्मल से सारी चीज़ें भाई लोहे से यूज हो रही। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग आज से 3,000 साल पहले शुरू हुआ और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। महापाषाण मतलब बड़े पत्थरों वाले जो पाषाण थे। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का जो प्रमाण मिलता है, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ भी थीं। ठीक है, कुल्हाड़ियाँ, और जुताई के लिए हलों के फाल मिले थे। तो जो हलों के फाल भी लोहे के थे। तो अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि के उत्पादन पर बढ़ गया था। तो आगे लिखा है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई थे। तो कैसे, समृद्ध गांवों के बिना, जितने भी गांव थे, समृद्ध गांवों के बिना राज्यों तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कि गांव अगर समृद्ध नहीं होंगे तो राजा कहाँ से रहेंगे। भाई कृषि से सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें तो यही उत्पादन करेंगे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपाई के जो अध्याय 5 में था महत्वपूर्ण कदम थे। तो क्या था, नए औजार और रुपाई मतलब देखा था ना, जो पैडी लगाने लगे थे, धान पहले खेतों में लाते थे, फिर उन्होंने बीज बोना शुरू किया था। तो अच्छे कदम थे। इसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। तो इस समय सिंचाई के लिए नहरें और कुएं और तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो साइड से थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ये देखिए आपके लोहे के औजार हैं। अगर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप लोग इसको संसी कहेंगे। और ये आई थिंक कुल्हाड़ी जैसा है। हाँ, कुल्हाड़ी है। और ये भी कुछ है लोहे का ही। तो औजारों की सूची में इन चित्रों को नामों को, ये हंसिया है आपका, है ना। तो हंसिया, कुल्हाड़ी और सड़सी। तो आई थिंक ये हंसिया, चलिए ये हंसिया हो गया, ये कुल्हाड़ी हो गई। और ये आपका एक और लिखा है क्या है, सनसी। हाँ वही। तो नीचे वाला आपका हंसिया था। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। भाई बना सकते हो आराम से, है ना। आगे देखते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए। खाली स्थानों में सही भागों को भरना है। क्या लिखा है, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया और किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की जो अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, है ना। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। जब राजा सिंचाई के लिए योजना बना रहा, धन खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लगान भी देना पड़ेगा लोगों को। जैसे कि अभी सरकार फैसिलिटी बढ़ा रही तो फिर चीज़ों को कवर भी करते। तो राजा को सेना महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। वे किसानों से कर लेते थे। तो जब कर लेते थे तो फिर राजा क्या करेगा इसमें, भाई उनके लिए सिंचाई की सुविधाएं करेंगे। या सिंचाई से भी ही संभव था, है ना। खेती करने के लिए सिंचाई से ही संभव था। और फिर लोग जब राजा क्या करेगा, सिंचाई के साधन जैसे नहर, कृत्रिम जलाशय बनवाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो सिंचाई के लिए जो बारिश मतलब पानी आसानी से मिल जाएगा। कृषि उत्पादन बढ़ेगा। जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा तो सिंपल से राजा को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। टैक्स ज़्यादा मिलेगा, सिंपल कह सकते हैं राजा का जो राजपाट है वो डेवलप होगा, है ना। तो गाँव में कौन रहते हैं ये भी देखना। चलिए देख लेते हैं गांव में कौन रहते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण में, तो उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्ला, साधारण हलवाओं को उड़बार और भूमिहीन मजदूर या दास कैडी सियार को अधिमई कहलाते थे। तो 2-3 पॉइंट हैं, अच्छे से देखना, फिर से रिपीट कर देते हैं। तमिल क्षेत्र में जो बड़े जो
भूस्वामियों को बिल्ला कहते थे। कहाँ पे? तमिल साइड में, जो जिनके पास ज़्यादा भूमि थी तो उनको बिल्ला कहा जाता था। और साधारण हलवाओं को उड़वार कहा था। जो हलवाए थे उड़वार कहेंगे उन्हें। भूमिहीन जो थे उनको मजदूर कहेंगे। भाई मजदूर है, भूमिहीन जो मजदूर थे दास या कैडिसियार कहा गया था। दास, कैडिसियार और अधिमई ये कहते थे। तो ये 2-3 पॉइंट थे, इनको ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता। ये देखो क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे हैं। जो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान था ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो किस पे? जो ग्राम भोजक होता था इस पे आमतौर पर सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, चलिए आगे देखते हैं। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं से ही सौंप देते थे, और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम कर सकते थे। कौन करते सकते? भाई जो यहाँ पे आपने देखा ना, भोजक था वो, ग्राम का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो यही क्या करना है, टैक्स भी वसूल रहे हैं, ये न्याय का भी काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बात की ना कि ये न्यायाधीश का भी और काम, कभी कभी पुलिस का भी काम कर देते थे, टैक्स भी वसूल रहे हैं, सारे काम ही करें। तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें हम गृहपति कहते हैं। तो जो स्वतंत्र कृषक थे उनको गृहपति कहा गया था। ठीक है, इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, उनमें दास कर्मकार। तो कौन से दास कर्मकार आते थे? तो जिनके पास स्त्री या पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी तो दास कर्मकार के अंडर में आएंगे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। मजदूरी कह सकते, लेकिन उसको एक नाम दिया गया दास कर्मकार। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। तो कौन कौन से? लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई और बुनकर। तो प्राचीन तमिल रचनाएं हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं क्या है। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। सीधा एक क्वेश्चन यही है आपके। तो तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै देखो मानचित्र में बताया था, अभी बताएंगे। तो कि कवियों के सम्मेलन को, तो मदुरै में जो कवियों के सम्मेलनों को इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के लिए के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया, तो जो गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। सिक्के, और ये आपके आज सिक्के, पहले सिक्के देख लेते क्या है। सिक्के के बारे में लिखा है कि पुरातात्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। आहत सिक्के मतलब पंचमार्क सिक्के उनको कहते हैं। उनका एक आकार नहीं था जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां को आहत कर बनाए जाने का कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। मतलब जो भी एक आकृति दी गई उनको एक आहत करके बनाया गया था, तो इसको आहत सिक्के कह दिया गया। देखिए कोई एक आकार नहीं है, टेढ़े मेढ़े कोई आकृति बनाएंगे, पंचमार्क किया गया हम बोल सकते हैं ना। चलिए थोड़ा सा पंचमार्क के बारे में देख लेते हैं क्या। चलिए देखते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोला होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। तो लिखा नहीं था, ठप्पा लगा रहा है किसी मोहर टाइप के, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखा है कि विनिमय के अन्य साधन, विनिमय मतलब जो व्यापार के कुछ साधन थे उनके बारे में देखते हैं। क्या संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो और खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादें। समझ रहे हो, खेतों के जो धान है सफ़ेद धान को गाड़ियों पर लादें। चलिए देखते हैं। क्या खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। क्या लिखा है, अच्छा फिर से देखते हैं। भाई कविता कहाँ से शुरू हो गई पता नहीं चला। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए
शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। चलिए देखते हैं। तो समुद्र किनारे जो नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, इस वजह से इस पर कहानी बनाई गई कि व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे, वे किस तरह यात्रा कर रहे थे वो बताना। अरे ऐसे समझ सकते कि धान के जो चीज़ों को लाद के ले जा रहे हैं गाड़ी पे, उसके बाद वहाँ से नमक खरीदने जा रहे हैं शहर के, तो ऐसी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे नगर और अनेक गतिविधियों के केंद्र बताने, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए जैसे मथुरा आपकी बात करेंगे तो मथुरा क्यों था, चित्र में अभी देखेंगे, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। यह लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यहाँ पे यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था ना। इनमें से एक रास्ता तो का जो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर था। उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर कैसे, मतलब भाई अब जब मैप बनाएंगे आप देखेंगे उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा आपका उत्तर से दक्षिण की ओर था जो जाने वाला था। तो शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान थे, पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, और मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था। तो समझ रहे होंगे आप। तो लगभग 2000 साल पहले की बात है कि 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। तो कुषाण के बहुत सारे साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, और यहाँ बौद्ध विहार है ना, बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो महत्वपूर्ण तो कृष्ण भक्ति का ही है, बकाया बौद्ध विहार है, जैन मंदिर सब भी आए, बाद में आए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ और चीज़ें हैं मथुरा के बारे में कि लिखा है कि मथुरा में जो प्रस्तर खंडों मतलब पत्थरों के खंडों का तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संचित अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर की राजा या रानी, अधिकारी, व्यापारी, जो शिल्पकार इस प्रकार के दान करते हैं थे। उदाहरण के लिए कि मथुरा के अभिलेख सुनारों है ना, सुनारों, लोहारों और बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के लिए उल्लेख मिलते हैं। तो किसके लिए जो मथुरा से उदाहरण मिल रहे हैं वो सुनारों थे, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, जो माला बनाने वाले थे और इत्र बनाने वाले, इन सब के उल्लेख मिलते हैं। तो मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ और एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि लिखा है कि शिल्प तथा शिल्पकार। तो शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। क्या मिले? पुरास्थल से आपके शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले थे, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले थे। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी में और दक्षिण में ये मदुरै में था। तो उत्तर में मतलब उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी था, दक्षिण में मदुरै में था, प्रसिद्ध केंद्र थे ये, जहाँ पर यहाँ स्त्री पुरुष दोनों के काम करते थे। ठीक है, दोनों लोग काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो जो व्यापारी लोग अपने अपने जो संघ बना रहे थे उसी को श्रेणी कहा गया। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था। तो शिल्पकार क्या करें कि श्रेणियों को काम को प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी और श्रेणियों को बैंकों के रूप में भी काम करते थे, जहां लोग पैसा जमा कर रखते थे और इस धन का जो निवेश लाभ के लिए किया जाता था, तो उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को बाद में लौटा दिया जाता था, जैसे अभी बैंकों में होता है, या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। साइट में कुछ चीज़ें लिखी हैं, देख लेते क्या है। इसमें लिखा है कि पात्र के बारे में, उत्तरी काले चमके जो पात्र थे, NBPW जो लिखा है कि ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर या उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। तो इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी और जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो पतली एक लेप लगा पे उनको चमकीला बना देता था।
तो सूत काटने और बुनने के लिए कुछ चीज़ें दी गई, कैसे सूत को काटा जाता था, बुना जाता था, वो देखते हैं। तो ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में लिखा है कि अब ये देख रहे हो, तो अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में लिखा है कि अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। फिर से देख लेते, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है ना। एक कंपनी में, फैक्ट्री में, कारखानों की सूत की बुनाई कताई हो रही और उसमें एक पदाधिकारी रहेगा, है ना, हेड रहेगा। तो ऊन पेड़ों की छाल, ऊन क्या है, पेड़ों की छाल या कपास या पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं सक्षम या अक्षम महिलाओं, भिक्षुड़ियों थीं, वृद्धा वेश्याओं, है ना, राजा की जो अवकाश प्राप्त दासियां थीं, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। तो मतलब ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं थोड़े से हटके हैं लीक से, उनको इसमें काम में लगाया जाता था। तो इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार जो पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था थी। तो वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, मतलब सुबह एकदम से, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। तो इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देख रहे हो, मतलब इतने सख्त कानून थे कि कोई भी अगर औरत जा रही, वहाँ पे काम हो रहा है, तो इधर उधर अगर जो भी वहाँ पे कोई निरीक्षक अगर देख रहा है, बात भी कर रहा है, तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जा सकता। ये कानून तो बड़े सख्त थे। तो उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त करता था। ये देखना में, तो निरीक्षक किसे नियुक्त करता था, क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किल झेलनी पड़ती थी, वो बताना है। चलिए देखते हैं कि कुछ आपके सूक्ष्म निरीक्षण या अरिकामेडु दिए गए। ये पत्थर हैं आपके, इस टाइप के दिए। तो मानचित्र में ये लिखा है कि अरिकामेडु पुडुचेरी में है और ढूंढना है इसको कहाँ है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले की बात है कि अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला, है ना, और जो संभवतः गोदाम रहा होगा, ये आइडिया लगा जा हो सकता है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो एम्फोरा जैसे पात्र मिले, कहाँ के, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरिटाइन, कौन सा, एरिटाइन जैसे मोहर लगे। लाल चमकदार बर्तन भी मिलते हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरिटाइन दिया गया। तो इटली के एक नाम शहर है, एरिटाइन नाम से, पात के नाम से जाना जाता था। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी से बनाया। तो कुछ अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिखे अभिलेख मिले हैं और प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था। भैया देख रहे हैं, अब रोम के भी डिजाइन मिल रहा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन रोम का तो था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। तो रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। क्या सूची हो सकती है रोम के साथ संबंध, तो देखते चलिए। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया एक विवरण है। तो बेरीगाजा के अभिलेख से पता चलता है कि भारूची का यूनानी नाम है। ये एक कहानी है कि बेरीगाजा की जो संकरी गाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। समझ रहे हैं कि नहीं, फिर से देख लीजिए कि बेरीगाजी की संकरी गाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थायी मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। तो बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमद,
कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो राजा के लिए जो व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, इनमें चांदी के बर्तन थे, गायक किशोर है ना, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। समझ रहे हैं, चांदी के बर्तन तो थे, गायक किशोर, नए नए लोग जो गायक थे वो, सुंदर औरतें भी मंगा रहे, अच्छी शराब भी मंगा रहे, उत्कृष्ट महीन कपड़े मखमल वाले। तो बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा में युग में नहीं हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन करा देंगे लास्ट में जितने आएंगे। तो व्यापार और व्यापारी, तुमने उत्तरी काले पोलिस वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ उस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों से ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते होंगे। सही बात है भाई, फैक्ट्री से दूसरी जगह जाते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर जो काली मिर्च थी और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो काली मिर्च की जो रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। तो ये व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो दक्षिण भारत में ऐसे अनेक आपको ये उदाहरण मिलेंगे देखने को कि रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा होगा। भाई यहाँ से सोना है, काली मिर्च है, काली मिर्च को जब वो ब्लैक सोना कह रहे हैं तो ले जाते होंगे, फिर वहाँ से रोमन सिक्के लाते होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे, क्यों और पहुँचे? समझ गए ना कैसे पहुँचे। देखो फिर कहानी सी है कि व्यापारी से जुड़ी एक कविता है, तो देखते हैं क्या कविता है। चलिए, कविता में लिखा है कि व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें। तो देखो उसको डिफाइन किया गया अच्छे से। श्रीलंका से आए खादान और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात थे, सारी चीज़ें इसमें मिली। तो आगे और देखते हैं कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर पार करते थे। तो नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। और देखो मतलब समझ रहे, मानसूनी हवा मतलब जिस साइड में हवा चल रही है तो नाविक थे उसी साइड में नाव को छोड़ दें, वो सीधे निकल चली जाती है। तो भाई अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचना, तो पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। कहाँ से? अफ्रीका से। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून रहेगा। तो इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण उन्होंने किया जाता था। चलिए और आगे देखते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य जो थे उनको देखते हैं। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। क्या कह रहा है कि समुद्र तटों से लगे जो राज्य है, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो कौन सा? तो नदियों को जो मैदानी है वो इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं, तो राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मोमिनदार, कौन सा? मोमिनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है और जिसका अर्थ तीन मुखिया। क्या होता है? जैसे आपका मोमिनदार शब्द लिखा है, इसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था और ये थे आपके जो चोल थे, चेर और पांड्य। भैया ये कभी भी कोई भी पीसीएस का हो या यूपीएससी का पेपर देना जाना, इन 3 लोगों के बारे में हमेशा पढ़ लें। चोल, चेर, पांड्य, जो करीब लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो इन तीनों मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा था और दूसरा आपका अंदरूनी हिस्से में थे। तो इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का
पुहार या कावेरी पट्टनम। दूसरा आपका पांडवों की राजधानी मुदेर, है ना। तो एक चोलों का पतन पुहार था जिसको हम कावेरी पट्टनम भी कहा गया था, या दूसरा बोलेंगे पांडवों की राजधानी थी आपकी कौन सा, मदुरै। चलिए आगे देखते हैं। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों को से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों और सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े या हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। देखो कवि सिंपल सा भाई जो उन्हें सारी चीज़ें दे रहे तो उन्हीं के बारे में मुखियाओं की जो प्रशंसा करते हुए कविताएं भी लिख देंगे, क्या जा रहा है। तो इसके लगभग 200 वर्षों के बाद क्या हुआ कि पश्चिम भारत में जो सातवाहन नामक राजवंश का प्रारंभ बढ़ गया। तो कब तक 200 साल बाद सातवाहन नामक राजवंश का जो प्रभाव बढ़ गया। तो सातवाहनों ने का सबसे प्रमुख जो राजा था वो आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे देखो आपको मिल रहा है। तो उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है कि वह और अन्य सभी जो सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो ये सब दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। तो श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। कहाँ पे भेजी थी इन्होंने? तो इन्होंने पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा रेशम मार्ग और कुशाण वंश के बारे में और है, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी आपके। तो लिखा है कि कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोपों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिंपल देंगे तो वो उनको कहीं ना कहीं अच्छे बड़े बड़े गिफ्ट भी देंगे ना। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा जो पश्चिमोत्तर भारत पर जो इनका शासन था। तो पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन सा था? पेशावर था और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य द्वारा पहुँचाया जाता था। तो ये आपके सिल्क रूट की कहानी थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं आपके। तो क्या कल्पना करो कि तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करिए भैया। उपयोगी शब्द देख लेते हैं क्या क्या है। लोहा आया, सिंचाई, संगम, पतन, श्रेणी, व्यापारी, रेशम मार्ग। तो आओ याद करें, क्या याद करना देखते हैं। तो खाली जगह को भरनी है। क्या लिखा है? पहले में लिखा है कि तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे भाई बताना। तो बड़े जो भूस्वामी थे हम लोगों ने पढ़ा था उनको बेल्ला कहते थे। क्या कहते थे? बेल्ला कहते थे। दूसरा लिखे कि ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती। तो भाई जो आपके ग्राम भोजक थे उनकी जो खेती पे कौन काम करेंगे? जिनके पास खेती नहीं थी, मतलब दास और मजदूरों के द्वारा खेती की जाती थी। चलिए गा देखते हैं। तमिल में हलवाई को किसको कहते थे? हलवाई किसको? तो भाई हलवाई उनको उड़बार थे ना, उड़बार ऐसे लिखोगा, एक मिनट। उड़बार को हम क्या कहते थे? हलवाई कहते थे। अधिकांश गृहपति स्पेस भूस्वामी होते थे, नहीं स्वतंत्र और छोटे होते थे। तो अधिकांश जो गृहपति थे स्वतंत्र थे और छोटे थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि ग्राम भोजकों के पास बताओ वे शक्तिशाली क्यों थे। अच्छा, ग्राम भोजकों के काम बताओ और वे शक्तिशाली क्यों थे, बताइए। तो ग्राम भोजक के जो पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वही थे, है ना। और साधारणतः इनकी जो जमीन पर इनके जो दास हैं, मजदूर काम करते थे। तो इसके अतिरिक्त हम बोल सकते हैं प्रभावशाली होने के कारण ये राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं दे देते थे। अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो इस वजह से ये आपके शक्तिशाली थे।
कभी कभी इनको जो न्यायाधीश का भी काम मिल जाता था, मतलब किसी को न्याय देना, या कभी कभी ये पुलिस का भी काम कर लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बतानी है आपको। तो भाई गांव में जो आपके बढ़ई हैं, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे लोग रहेंगे, तो दोनों जगह ये रहते होंगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि गांव में ही रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा भी और है, इसमें लिखा है कि व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे। तो भाई किसका उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी जब इन्हें इस सारी चीज़ों को देखना है। चलिए इसको देखते हैं। आपको साक्ष्यों का यूज करेंगे सिंपल से व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के। सही जवाब ढूंढो कि आहत सिक्के कैसे होते थे। तो आहत सिक्के की अगर हम बात करेंगे, अच्छा कौन सा क्वेश्चन था, व्यापार तथा व्यापारी रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग। अच्छा इनके साक्ष्यों को बोल सकते हैं जो जल निकास के लिए किया जाता था, मतलब जाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो आहत सिक्के में ढूंढना है कि भाई आहत सिक्के चांदी के भी हो सकते थे, चांदी है ना। फिर हम बोलें कि मथुरा महत्वपूर्ण था, तो धार्मिक केंद्र था मथुरा। ये कैसे क्वेश्चन है। अच्छा सही ऑप्शन है आहत सिक्के, ये तो चलिए टिक कर दिए। तो चांदी के होते थे, है ना। उसके बाद मथुरा किसके लिए भैया, ये धार्मिक केंद्र था। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं श्रेणी को क्या कहते थे। तो श्रेणी आपके शिल्पकारों की कहते थे। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन और दिए गए। तो पहले में लिखा है कि आपको प्रश्न नंबर पे जो भी चीज़ें दिखाए गए थे 75 में लोहे के 3 औजार थे। तो खेती के महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस नाम काम में आते हैं वो बताने। भाई क्या क्या था, हसिया था, संसी थी, कुल्हाड़ी थी, सब देखे गए। तो खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार जैसे कुल्हाड़ी हो गया ना, हसिया भी हो सकता है फसल काटने। तो किसी वस्तु को बिना छुए अगर हम हुए पकड़े के लिए जो संसी का यूज करते ना, उसका यूज हुआ था। नेक्स्ट लिखे क्वेश्चन नंबर लास्ट के, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानता और अंतर दिखाई देंगे। सिंपल है कि हमारे जो शहर है ना, आज की डेट के जो शहर है, जल निकास व्यवस्था को बहुत अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था, है ना। तो इसी तरह जल निकास व्यवस्था को हमारे जो बड़े जो मतलब हम बोल सकते हैं पड़े गए जो शहरों में अपनाया गया था। और ये दोनों व्यवस्था अनेक प्रकार के समान थी, लेकिन इन अगर हम दोनों व्यवस्थाओं की बात करें, इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी जो व्यवस्था आधुनिक है, जबकि यह व्यवस्था प्राचीन थी। मतलब बहुत पुराने की बात है, आधुनिक है। तो प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग किया जाता था, जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कीचड़ ईचड़ को हटाएं। लेकिन आज की व्यवस्था क्या है कि जो मजबूती चीज़ों को उससे तैयार की जाती है और तथा लंबे समय तक इनका उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, और देखते हैं क्या। अच्छा अभी और है, तो कुछ पहले महत्वपूर्ण तिथियां दी गई, उनको देख लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग आपके 3000 साल पहले हुई थी। लोहे के उपयोग में बढ़ती नगर आज सिक्के करीब लगभग 2500 साल पहले हुए थे। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अरिकामेडू का पतन करीब 2200 से लेकर 1900 साल पहले हुआ था। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुई थी। चोल, चेर तथा पांड लगभग 2300 साल पूर्व थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले थी। तो कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले था। फासियान भारत का आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले हुआ था। ये देखो पूरा रिवीजन करा देते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट है। श्वेतसांग की भारत यात्रा थी, वो अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। तो ये पूरी पुरानी डेट को लेकर सबको रिवीजन करते। आओ करके देखें, 3 क्वेश्चन है, बड़े बड़े तीनों क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि बड़ा कर लो इसको। अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत है उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है और किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं। तैयार माल का क्या होता होगा। भाई सिंपल है, कच्चे माल को उनको जंगलों से मिलेंगे या कहीं से भी मिलेंगे, जो भी है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको जो माल को बनाएंगे, फिर उसके बाद बेचेंगे शहरों में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब अगर आप बढ़ई की बात ले लेते हैं, तो शिल्पकार को काम करते देखें तो क्या देखेंगे, वह लकड़ी के रूप में जो कच्चा टिम्बर है ना मार्केट से खरीदेगा। टिम्बर मार्केट से लकड़ी और वनों से काट कर लाई जाती है। तो
वह कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी के घिसने वाला जो रंदा है, लकड़ी काटने वाली जो आरी है, छेद है ना, छेद करने वाला जो हथौड़ी का प्रयोग करते होंगे। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें, फिर उससे जो क्या क्या बनाएंगे, मेज कुर्सी जो पलंग दीवान ये सब बनाएंगे, बेचेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की सूची बनाओ। मथुरा में किए गए जाने वाले कार्यों से ये कितने समान और कितनी भिन्न है। दरअसल हम शहरों की और गांव की बात करें तो शहरों में जो परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों का काम करते हुए हम देख सकते हैं, है ना, एक जैसा। स्त्रियाँ पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्ते पर स्थित था, है ना। यहाँ एक धार्मिक केंद्र भी था जो मथुरा के बेहतरीन मूर्तियों बनाने का भी केंद्र था। तो ये आई होप ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि तुम बाज़ार से क्या क्या सामान खरीदती हो और इसकी एक सूची बनाओ। भाई बता देना, आराम से, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहाँ इनमें से कौन सी चीज़ें बनी थी और किन चीज़ों के व्यापारी व्यापार से लाए थे। तो आई होप आप लोगों को ये एनसीईआरटी का सेशन पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।